types of substance based on its magnetic properties. ठीक है, तो हम क्या करते हैं बेसिकली अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किसी भी मटेरियल को सब्सटेंस को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. ठीक है, जिसमें फर्स्ट वन होता है डायमैग्नेटिक, दूसरा होता है पैरामैग्नेटिक एंड थर्ड वन होता है फेरोमैग्नेटिक. ठीक है, तो बेस्ड ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हम इन 3 पार्ट में मटेरियल्स को या फिर सब्सटेंसेस को डिवाइड करते हैं. अब हम क्या करेंगे डिटेल में 1 बाय 1 ये मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें फर्स्ट मैग्नेटिक मटेरियल आता है दैट इज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस और उसके प्रॉपर्टी को बोला जाता है एज ए डायमैग्नेटिज्म. ठीक है, तो डिस्कशन स्टार्ट करेंगे अबाउट डायमैग्नेटिज्म. अब ये डायमैग्नेटिज्म कहां पे होता है एंड क्यों होता है, इसका बेसिक रीजन ये होता है कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स विथ कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन with completely filled electrons possesses no net magnetic dipole moment. And behaves like डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. मतलब ये बेसिक कंडीशन है कि जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल्ड होते हैं उस टाइप के मटेरियल में नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो जीरो बनती है. एंड ये नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो बनने के बाद इनके ऊपर जो टेंडेंसी डेवलप होती है उसको अपन कंसीडर करते हैं एज ए डायमैग्नेटिज्म. ठीक है, तो ये डायमैग्नेटिज्म में एक्चुअल में क्या होता है इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम इनके प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. जैसे कि व्हेनेवर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो नॉन यूनिफॉर्म है, मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर मैग्नेटिक फील्ड. मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस मूव होते हैं. ऐसा क्यों? बिकॉज diamagnetic substances are repelled by magnetic field. ठीक है, लेकिन ये जो रिपल्शन होता है वो एकदम स्ट्रांग होता है, तो ये वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अपन बोल सकते हैं. ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है उसके लिए रीजन है, देखो जो लिख के नहीं दूंगा बस मैं एक्सप्लेन करता हूं कि यहाँ पे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की केस में जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होती है वो पहले से जीरो होती है. तो जब भी हम इस टाइप के सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसके बाद जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, मूव होने लगते हैं एंड उनकी वजह से क्या होता है वहां पे करंट इंड्यूस्ड होता है. लेकिन ये करंट की डायरेक्शन इस तरह से होती है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उसमें हम पढ़ने वाले हैं लेंज लॉ. तो बेसिकली इंड्यूस्ड होने वाला करंट इसलिए इंड्यूस्ड होता है कि उसको मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करना होता है, इसलिए ये मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करते हैं. कौन? ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. अब ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की केस में और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि इफ अ थिन रॉड ऑफ diamagnetic substance
when placed in external magnetic field, it comes to rest with its length perpendicular to डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये रॉड क्या करता है, खुद के साथ खुद को अलाइन करता है, क्योंकि वहां पे रिपल्शन हो रहा था। ठीक है, उसके बाद में इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इज जीरो। अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो वहां पे नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होती है, जीरो होती है इन केस ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। उसके बाद में डायमैग्नेटिक सब्सटेंस lose their magnetism on removal of external magnetic field। यानी कि जैसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपन रिमूव करेंगे, उसके साथ में जो डायमैग्नेटिक के सब्सटेंस के ऊपर मैग्नेटिक मूवमेंट इंड्यूस्ड हुई थी वो भी खत्म हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद में इफ a watch glass containing a small quantity of diamagnetic liquid is placed on two dissimilar magnetic poles, the liquid shows depression। यानी कि एक वॉच होती है, उसमें कभी कभी वो लिक्विड आता होगा, आपने देखा होगा, तो मतलब शो पीस के लिए होते हैं। तो उसमें अगर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का लिक्विड प्लेस करेंगे, उसके ऊपर अगर डिसिमिलर मैग्नेट प्लेस करके मैग्नेटिक फील्ड अगर अप्लाई करेंगे, तो वहां पे लिक्विड की लेवल जो है वो डिप्रेस होती है, कम होती है। ठीक है, सेम वे इफ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू diamagnetic liquid in one arm of U-shaped tube, तो उस केस में भी क्या होगा, लिक्विड लेवल लोअर, लिक्विड लेवल क्या होती है उस केस में भी कम होती है। ठीक है, जब हम उसके ऊपर मैग्नेट प्लेस करेंगे यानी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में बिहेव करते हैं, ये इनकी प्रॉपर्टीज हो गई। अब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं, उनके एग्जांपल है, देखो जैसे सिल्वर, लीड, गोल्ड, सिलिकॉन, बिस्मथ, कॉपर, एंटीमनी, ईटीसी, ये सारे एग्जांपल्स होते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के। ठीक है, तो अब ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह ही नेक्स्ट टाइप आती है, दैट इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, एक मिनट, डायमैग्नेटिक की केस में और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो यहीं पे मैं लिस्ट आउट कर देता हूं। ठीक है,
तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के केस में क्या होता है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी यानी काय इज नेगेटिव, एंड नेगेटिव तो होती है लेकिन बहुत स्मॉल होती है, इन द रेंज ऑफ 10⁻⁵ एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करती है, ठीक है। अगर ये निगेटिव हो गई तो इसका मतलब क्या होगा कि रिलेटिव परमिएबिलिटी यानी कि म्यू आर जो है, अब म्यू आर का फॉर्मूला क्या था 1 + काय, लेकिन काय अगर स्मॉल आ रही है तो वो अगर निगेटिव है तो उस केस में क्या होगा, ये रिलेटिव परमिएबिलिटी जो है वो बनेगी स्लाइटली लेस देन 1, ठीक है। ये स्लाइटली लेस देन 1 होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो बिहेव करता है इनसाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके बाद में बात करेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, अब ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है ये इनकी केस में क्या होता है कि बेसिकली इसका पैरामैग्नेटिज्म का रीजन ये है कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, एज ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बिहेव करते हैं, एंड इनके पास क्या होता है, पोजेसेस नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, यानी कि यहाँ पे नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होती है, उसकी कुछ ना कुछ नॉन जीरो वैल्यू पहले से वहां पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि पैरा मैग्नेटिज्म is the tendency to attract magnet weakly, ठीक है। ये मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है लेकिन स्ट्रांगली नहीं, एकदम लेस वीकली ये अट्रैक्ट करता है मैग्नेट को, तो ये पैरामैग्नेटिज्म की टेंडेंसी होगी, ठीक है। अब पैरामैग्नेटिज्म की केस में जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज है वो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये डायमैग्नेटिज्म से कंपेयर करने में ओरली बोलता हूं, आपको नोट्स बनाते टाइम इनको लिखना है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे क्या था कि whenever diamagnetic substance placed in external magnetic field ये stronger to weaker मूव कर रहा था। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की केस में क्या होगा कि इसको अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो ये मूव करेगा फ्रॉम वीक पार्ट टू स्ट्रॉन्ग पार्ट। उसके बाद में हमने देखा था अगर रॉड प्लेस करेंगे तो वहां पे परपेंडिकुलर रहता था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। उस केस में हमने देखा था जो वॉच ग्लास में लिक्विड था उसकी लेवल वहां पे लोअर हो रही थी, यहाँ पे बढ़ जाएगी यानी राइज हो जाएगी, ठीक है। सेम केस यूट्यूब में जो भी डायमैग्नेटिक जगह पैरामैग्नेटिक मटेरियल अगर रखेंगे तो यहाँ पे भी जो लिक्विड की लेवल होगी वो इंक्रीज होगी, राइज होगी। तो ये सारे कंपैरिजन के पॉइंट्स जो है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के वो सेम है, लेकिन उनकी जो टेंडेंसी है वो चेंज होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के बाद में पैरामैग्नेटिक अपन पढ़ रहे हैं, और ये पैरामैग्नेटिक की केस में एक स्पेशल केस आती है जो मैं स्टार मार्क करके लिख रहा हूं। इन केस ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस mz यानी मैग्नेटाइजेशन जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है B/T, और इसको सबसे पहले 1895 में एक्सप्लेन किया था बाय पेरी क्यूरी। सो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा mz = C × B/T, एंड इस इक्वेशन को बोला जाता है क्यूरीज लॉ, क्योंकि इसको सबसे पहले क्यूरी ने एक्सप्लेन किया था। तो ये क्यूरीज लॉ में mz का मतलब होता है मैग्नेटाइजेशन।
mz का मतलब होता है मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सैंपल। उसके बाद में जो C आपको दिख रहा है, इस C को बोला जाता है क्यूरीज कांस्टेंट। क्यूरी के लॉ में इंट्रोड्यूस हुआ है, इसलिए क्यूरीज कांस्टेंट। देन जो B है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एंड जो T है वो हमें लेना पड़ता है यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, जिस भी सैंपल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं उसका टेम्परेचर हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं ये पैरामैग्नेटिक की केस में। यानी कि यहाँ पे जो ससेप्टिबिलिटी हो गई, ससेप्टिबिलिटी ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और क्या है, टेम्परेचर के साथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि chi2 by chi1 इज इक्वल्स टू T1 by T2 बनेगा, जो हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए थोड़ा यूजफुल रहने वाला है आगे। ठीक है, तो ये पैरामैग्नेटिक की केस हो गई, जिसमें हम लिख सकते हैं आगे कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है मैग्नेटिक susceptibility is positive but very small। कितनी स्मॉल? 10 to the power -3 to 10 to the power -5 की रेंज में, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक है, और अगर ये पॉजिटिव हो गई तो उसकी वजह से रिलेटिव परमिएबिलिटी यानी कि म्यू आर, ये 1 प्लस काय होता है, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा स्लाइटली ग्रेटर देन 1, स्लाइटली ग्रेटर देन 1 से ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा। ठीक है, डायमैग्नेटिक केस से तो वो स्लाइटली लेस देन 1 था, ये बनेगा स्लाइटली ग्रेटर देन 1। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के रिलेटेड जो एग्जांपल्स है वो है एल्यूमिनियम, क्रोमियम, प्लैटिनम, नियोबियम, ऑक्सीजन, सोडियम, ईटीसी। ठीक है, तो ये बने एग्जांपल्स फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, दैट इज अबाउट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो अब ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मतलब क्या होता है? तो बेसिकली the substances or the materials which are strongly attracted by magnet, जिसको मैग्नेट स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है और जहां पे नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इज नॉन जीरो बिफोर एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से पहले यहाँ पे नेट डाइपोल मूवमेंट जो है वो जीरो नहीं होती है, नॉन जीरो होती है, मतलब उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड वहां पे प्रेजेंट होता है। बाकी रिमेनिंग सारी जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर है एज दैट ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की केस में जो है वही सिमिलर प्रॉपर्टीज, यानी रॉड पैरेलल बन जाएगा, यूट्यूब की लेवल की वाटर की लेवल राइज हो जाएगी, वॉच ग्लास में भी लेवल क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी। ये मूव करेगा फ्रॉम वीक पार्ट टू द स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। बस यहाँ पे जो ससेप्टिबिलिटी होती है, ससेप्टिबिलिटी इज पॉजिटिव एंड वेरी लार्ज। पॉजिटिव होती है एंड बहुत ज्यादा लार्ज होती है। कितनी लार्ज होती है? इन द रेंज ऑफ 10 to the power 3 to 10 to the power 5। एंड इसका टेम्परेचर के साथ में जो वेरिएशन है वो इस तरह से होता है, काई इज इक्वल्स टू C डैश अपॉन T माइनस TC। ठीक है,
ये टेम्परेचर के साथ में यहाँ पे रिलेशन आ गया। काय इसका मतलब हो गया ससेप्टिबिलिटी, सी का मतलब कांस्टेंट एंड टीसी का मतलब क्यूरिस टेम्परेचर, ठीक है। एंड टी मतलब जिस टेम्परेचर के बारे में और जिस टेम्परेचर पे अपन ये बात डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव हो गई, मतलब ये रिलेटिव परमेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, ये 1 प्लस वेरी लार्ज वैल्यू है, मतलब इसकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा लार्ज बनेगी, ठीक है। एंड स्पेसिफिकली ये जो मटेरियल्स होते हैं फेरोमैग्नेटिक टाइप के, ये यूज होते हैं तो मतलब परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स होते हैं आयरन, कोबाल्ट, निकेल, गैडोलिनियम एंड डिस्प्रोशियम एंड देयर अलॉयज। इनका यूज करके जो अलॉयज बनाए जाएंगे ये सब क्या करते हैं, एज ए परमानेंट मैग्नेट बिहेव करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, जिसमें हमने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस, अब ये हिस्टेरेसिस मतलब क्या है, देखो कि बेसिकली बिहेवियर ऑफ ferromagnetic material, behavior of ferromagnetic material when placed in external magnetic field। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पे जो बिहेवियर होगा उसको ग्राफिकली प्लॉट करते हैं, एंड इस ग्राफिकल प्लॉटिंग के बाद में जो रिलेशंस, जो इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिलती है, उस ग्राफ को हिस्टेरेसिस लूप, हिस्टेरेसिस ग्राफ या फिर हिस्टेरेसिस साइकिल ऐसे हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो इसको ग्राफिकली प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से बेसिकली 2 एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एंड ये 2 एक्सिस के ऊपर हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करेंगे, एंड मैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो अलोंग वाई एक्सिस अपन रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये ग्राफ यहाँ पे कंसिडर किया है। अब हमें क्या करना है कि बेसिकली कोई भी एक मैग्नेटिक मटेरियल, यहाँ पे मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो आपको H दिख रही है, इस मैग्नेटिक इंटेंसिटी वाले मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करनी है। तो इसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करने के बाद सब्सटेंस का होने वाला जो मैग्नेटाइजेशन है उसको अपन यहाँ पे कंसिडर करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखो, जब भी एक मटेरियल जिसपे कोई भी मैग्नेटिक मूवमेंट पहले से प्रेजेंट नहीं थी तो भी नेग्लिजिबल थी, ऐसा मैग्नेट हम क्या करने वाले, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करने वाले। तो इनिशियली हम ग्राफ स्टार्ट करेंगे ओरिजिन से, ये आपका ओरिजिन का O बना। फिर हम धीरे धीरे क्या करेंगे, ये जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है इसको बढ़ाएंगे, और ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ने के बाद हमें यहाँ पे ऑब्जर्व होता है कि सब्सटेंस का मैग्नेटाइजेशन होता है, एंड उसके सरफेस के ऊपर मैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो इंड्यूस्ड होता है। तो ग्राफिकली हमने यहाँ पे देखा कि H बढ़ने के बाद में B भी बढ़ा, लीनियर नहीं बढ़ा, लेकिन यहाँ पे जो B में है वो इंक्रीमेंट यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू H शो की गई है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट जो है इसको अपन मैग्नेटिक इंटेंसिटी H0 बोलेंगे। लेकिन होता क्या है, देखो कि ये H0 के बियॉन्ड हम कितनी भी मैग्नेटिक इंटेंसिटी यहाँ पे बढ़ाएंगे, फिर भी ये जो मैग्नेटिक इंडक्शन है वो A के बियॉन्ड नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब ये पॉइंट A के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में जो सैंपल हमने रखा था उसका सैचुरेशन हो गया। सैचुरेशन हो गया इन द सेंस उसका और ज्यादा मैग्नेटाइजेशन वहां पे नहीं होने वाला, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे कि ये जो मैग्नेटाइजेशन हमने इंड्यूस किया था इसको कम करने के लिए फिर से ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी यानी मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करके इसको 0 बनाएंगे। हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि या इंटेंसिटी 0 बनने के बाद ये मैग्नेटाइजेशन भी 0 बनना चाहिए, एंड ये जो मैग्नेटिक इंडक्शन ये भी 0 बनना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसे नहीं होता है। प्रैक्टिकली हमें ये ग्राफ का बिहेवियर इस तरह से मिलता है, मतलब ये ग्राफ O पे आना चाहिए था, ये जाता है C के ऊपर। तो ऐसे क्यों हुआ,
ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में जो सैंपल, जो मटेरियल हमने प्लेस किया था उसके सराउंडिंग की मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करने के बाद भी कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ मैग्नेटिज्म उस मटेरियल के ऊपर, उस सरफेस के ऊपर वहां पे प्रेजेंट है। और उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे ये जो ग्राफ है वो ओरिजिन पे नहीं आता है, जीरो पे नहीं आता है। तो इस पर्टिकुलर केस में जो पोर्शन यहाँ पे दिख रहा है ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ पे फिर से प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा मैग्नेटिक इंडक्शन जो यहाँ पे रिटेन हो चुका है। एक मिनट। तुम्ही झाले का? बरोबर। त्याचा एमआरपी टॅग काढलेली, बाकी अडचण नाही त्याची. काढलेली नाही, तोडले नाही, आहे का ड्रेसला टॅग आहे एमआरपीच. फक्त मी कॅरी बॅग जी होती ती ओपन केली, बाकी तेच नाही केला. सगळे नाही, एमआरपी टॅग आहे, काय अडचण नाही. कारण मी रेजिस्टर नागोदर रीड केले होते, त्यामुळे फक्त मी कॅरी बॅग काढली, घालून बघितला, पण आपण वाटलं नाही पॅक करून ठेवा. चालेल. चलो, तो ये ग्राफ के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पे सी पॉइंट के ऊपर हम आके रुके थे कि मैग्नेटिक फील्ड जो हमने एक्सटर्नली अप्लाइड की थी वो जीरो हो गई, लेकिन जो मैग्नेटिक इंडक्शन डेवलप हुआ था वो जीरो नहीं हुआ है। मतलब वहां पे वो परमानेंट हो चुका है, रिटेन हो चुका है। इसलिए इस पॉइंट सी को, या फिर ये ओसी वाला जो पार्ट दिख रहा है, इसको बोला जाता है रिटेंटिविटी। ये हर एक सैंपल के लिए डिफरेंट होगी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करने के बाद भी इतना मैग्नेटिज्म वहां पे प्रेजेंट ही रहेगा, इसलिए उसको अपन रिटेन हो रहा है ऐसे बोलते हैं। ठीक है, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ये मैग्नेटिक इंडक्शन को जीरो बनाने के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड को अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ेगा। तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये इस तरह से ये पॉइंट डी के ऊपर आके रुकेगा। तो जैसे ये डी के ऊपर आके रुक गया, इसका मतलब सब्सटेंस के सरफेस के ऊपर जो मैग्नेटिक इंडक्शन, सब्सटेंस के सरफेस के ऊपर जो मैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ पे डेवलप हुआ था वो जीरो हो गया। लेकिन उसको जीरो बनाने के लिए हमें अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करना पड़ा था। तो इसलिए इस पार्ट को हम कंसिडर करते हैं एज ए कोर्सिविटी। ठीक है, तो ये डी के ऊपर हमें कोर्सिविटी मिली। फिर हम क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में फिर से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे, तो फिर से हमें और एक पॉइंट मिलेगा। जैसे यहाँ पे ई है, और ये ई कौन सा पॉइंट होगा, फिर से सैचुरेशन का पॉइंट होगा, बिकॉज इसके बियॉन्ड मैग्नेटिक फील्ड नहीं बढ़ने वाली। फिर इसको जीरो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे, तो फिर से हमें और एक पॉइंट यहाँ पे मिलेगा एफ वाला, जिसको अपन बोलेंगे कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड रिटेन हो चुकी है, यानी कि ये रिटेंटिविटी बनी। फिर हम उसको जीरो बनाने के लिए फिर से जी के ऊपर आएंगे, एंड अगेन ये ग्राफ ए के ऊपर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो ग्राफिकल लुक आपको दिख रहा है, इस लुक को बोला जाता है हिस्टेरेसिस लूप। ठीक है, इसको बोला जाता है हिस्टेरेसिस लूप या फिर हिस्टेरेसिस कर्व, जिसमें हमें एक रिटेंटिविटी एंड दूसरी कोर्सिविटी, ये दोनों इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे मिलती है। ठीक है, रिटेंटिविटी की मीनिंग क्या है, फिर से एक बार, कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मटेरियल को रखने के बाद उसके ऊपर जो मैग्नेटिक इंडक्शन इंड्यूस्ड हुआ था, फिर मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करने के बाद जितनी मैग्नेटिक इंडक्शन उस सैंपल के ऊपर रिटेन हो चुका है, मतलब परमानेंट हो चुका है, उसको बोला जाता है रिटेंटिविटी। एंड कोर्सिविटी मतलब क्या, कि सब्सटेंस के ऊपर जो मैग्नेटिक इंडक्शन रिटेन हुआ था उसको कंप्लीटली रिमूव करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में जो अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमें अप्लाई करनी पड़ रही है उसको बोला जाएगा कोर्सिविटी। तो इस पूरे डिस्कशन में ये तीन ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पूरे लूप को बोला जाता है हिस्टेरेसिस लूप, एंड उसमें दो पॉइंट, एक रिटेंटिविटी का, एक कोर्सिविटी का। सैचुरेशन मतलब वो तो सिंपल है कि बेसिकली क्या होता है, मैग्नेटिक इंडक्शन अप्लाई करने के बाद
वहां पे जो है पर्टिकुलर मैक्सिमम लिमिट तक मैग्नेटाइज्ड होता है सैंपल, और मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करने के बाद फिर से क्या होता है, वहां पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक इंडक्शन उसके सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता ही होता है। ठीक है, तो ये बन गया आपका हिस्टैरिसीस लूप, रिटेंटिविटी एंड कोर्सिविटी। तो इससे रिलेटेड क्या होता है, देखो कि जब भी हम प्रैक्टिकली प्रोडक्शन में जो स्टील या फिर अदर मैग्नेटिक मटेरियल आयरन रिलेटेड यूज करते हैं, तो उसमें कौन सा मटेरियल सॉफ्ट होगा, हार्ड होगा, ये डिपेंड करता है इस एरिया ऑफ द ग्राफ के ऊपर। ठीक है, एरिया ऑफ द कर्व जो हिस्टैरिसीस लूप को आपको दिख रहा है, इसके एरिया के ऊपर। इसका मतलब क्या होगा कि इसका एरिया अगर बड़ा है, लार्ज है, इसका मतलब वो मटेरियल जो है वो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल होगा, यानी कि उसको मैग्नेटाइज करना भी डिफरेंट, एंड जो मैग्नेटिक इंडक्शन हुआ है उसके ऊपर उसको रिमूव करना भी डिफरेंट। ठीक है, एंड सेम अगर ये एरिया अगर स्मॉल होता है, तो उस केस में उस टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल को बोला जाता है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो ये बना आपका हिस्टैरिसीस लूप, कोर्सिविटी एंड रिटेंटिविटी। ठीक है, इसके बाद में जो परमानेंट मैग्नेट एंड मैग्नेटिक शील्डिंग की बात है, एकदम थ्योरेटिकल बात है, तो भी नहीं लिखने, तो बस मैं एक्सप्लेन करता हूं कि परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब क्या होता है, देखो कि जो Fe3O4 है, जिसको हमने मैग्नेटाइट बोला है, वो हमें ओर में मिलता है, आयन ओर है। उसको छोड़ के हम आर्टिफिशियली कुछ मटेरियल से, जैसे मैंने लिखा था फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, गैडोलिनियम, डिस्प्रोशियम, इन टाइप के मटेरियल्स को परमानेंट मैग्नेट में या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट में कवर करते हैं। कैसे? एकदम सिंपल प्रोसेस होती है। देखो हम क्या करते हैं कि जो भी सॉफ्ट आयन है, जिनके लिए परमिएबिलिटी जो है 1000 से ग्रेटर होती है, इस टाइप के मटेरियल को हम क्या करते हैं, जैसे कि एक रॉड लिया और उस रॉड को हम क्या करते हैं, सोलेनॉइड के कोर के इनसाइड प्लेस कर देते हैं। तो जब भी सोलेनॉइड में से करंट फ्लो होगा, तब क्या होगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उस रॉड के ऊपर एक्ट होगी, एंड रॉड क्या होगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा एंड एज ए मैग्नेट बिहेव करेगा। ठीक है, तो उसके बाद में अगर हमने करंट को स्टॉप किया, तो मैग्नेटाइजेशन जो रॉड के ऊपर डेवलप हुआ था, वो भी वहां पे रिमूव हो जाएगा। इस तरह से हम उसको एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करने के बाद भी कुछ अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उस रॉड के ऊपर परमानेंटली प्रेजेंट हो जाती है, तो उस केस में वो क्या करता है, एज ए परमानेंट मैग्नेट वर्क करता है। बस इतना ही है। ठीक है, और इसके बाद में और एक पॉइंट आता है मैग्नेटिक शील्डिंग की। अब मैग्नेटिक शील्ड मतलब क्या होता है, कुछ अलग कंसेप्ट नहीं है। सपोज हमें क्या करना है कि कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस है, उसको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स से बचाना है। तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की एक टेंडेंसी होती है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने नॉर्थ पोल रखा है एंड यहाँ पे मैंने साउथ पोल रखा है। तो इस केस में हमें मालूम है कि लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो नॉर्थ टू साउथ ट्रेवल करने वाली है। लेकिन इसके बिटवीन मैं अगर कोई स्पेरिकल शेल यहाँ पे रख दूंगा, तो ये स्पेरिकल शेल में क्या होता है, देखो जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही थी, वो पास होते टाइम मैक्सिमम लाइंस ऑफ फोर्स ये मैग्नेटिक शेल के सरफेस में जो स्पेस होता है उसमें से पास होती है, एंड इसके इनसाइड का जो स्पेस होता है, इसमें कोई भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एंटर ही नहीं करती है। यानी कि यहाँ पे जो स्पेस मैंने येलो कलर से दिखाया है, वहां पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आती ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेट के लिए शील्ड बन गया, यानी जो सब्सटेंस हम अंदर यहाँ पे रखेंगे उसके ऊपर ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक्ट नहीं होते हैं। तो इस टाइप की प्रोटेक्शन की जो प्रोसेस होती है, उसको कंसिडर किया जाता है एज ए मैग्नेटिक